नमस्कार मित्रों, समाख्या यस के इस YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज है 20 सितंबर और 20 सितंबर के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण की कुछ प्रमुख खबरों का विश्लेषण लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। हृदय की पवित्रता से ही उपासना स्वीकार हो सकती है। आपका मन जितना पवित्र होगा, हृदय जितना पवित्र होगा, ईश्वर आपकी प्रार्थना को उतनी ही जल्दी स्वीकार करेगा। ये सर्वसिद्ध है, क्योंकि सहज सरल हृदय में ही ईश्वर जल्दी अपना निवास बनाते हैं। तो इसी बात को लेकर के आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आग्रह है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं ये श्रृंखला आपको कैसी लग रही है। साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर अन्य अभ्यर्थियों को भी लाभ पहुंचाने की कृपा करें। आगे बढ़ते हैं। पहला मुद्दा है चुनाव सुधार से संबंधित। राजनीतिक दलों को 2000 से ज़्यादा न मिले नकद चंदा। चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग ने कहा है विधि मंत्रालय को कि जो अभी 20,000 रुपये तक जो है नकद चंदा लिया जा रहा है उसको घटा करके 2,000 रुपये कर देना चाहिए। और चंदे की नकद की जो सीमा है वो अधिकतम 20% कुल जितना चंदा आ रहा है राजनीतिक पार्टी के पास उसका 20% ही नकद आए, और इसकी 20% या फिर 20 करोड़ रुपए जो भी पहले पूरा होता है उतना ही चंदा आना चाहिए नकद के रूप में। इससे जो राजनीतिक पार्टियां हैं और चंदा है वो काले धन से मुक्त होने में उसको आसानी होगी। नगद चंदे जो होते हैं वो अज्ञात स्रोतों से दिए जाते हैं, उनका सोर्स पता नहीं होता है कहाँ से आए हुए हैं। पार्टियों को अभी 20,000 रुपये वाले सभी चंदों का विवरण चुनाव आयोग को देना होता है। अगर ऐसा हो जाता है कि 2,000 रुपये तक अगर नगद चंदे का बात को स्वीकार कर लिया जाता है तो 2000 से ऊपर वाले जितने चंदे हैं वो सबकी सूचना जो है निर्वाचन आयोग को यानी चुनाव आयोग को देनी होगी, इलेक्शन कमीशन को देने के बाद। इससे जो बहुत सारा जो काला धन है, ब्लैक मनी है, उस पर रोक लगेगी। अभी हाल ही में इस व्यवस्था को देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने 284 जो राजनीतिक पार्टियां थी उनको उनका रजिस्ट्रेशन, उनका पंजीकरण जो है वो रद्द कर दिया गया था। 253 पार्टियों को आयोग ने निष्क्रिय घोषित कर दिया था, वो अब काम नहीं कर रही हैं, ऐसा हुआ था। तो इस व्यवस्था से चुनाव में सुधार और साथ साथ में पारदर्शिता भी लाना आसान हो जाएगा, और ये जो कार्रवाई हुई उस कार्रवाई का ही ये परिणाम माना जा रहा है। इस प्रकार की सिफारिशें। वहीं चुनाव आयोग ने कहा है कि उम्मीदवार जो है, जो कैंडिडेट खड़ा होता है, उसको चुनाव के समय पर एक अलग खाता खुलवाना चाहिए, अलग अकाउंट खुलवाना चाहिए बैंक में, और जितने भी चुनाव संबंधी खर्चे होते हैं वो सभी उसी अकाउंट के थ्रू होने चाहिए। तो ये भी एक सुझाव दिया गया है। वहीं अगर चंदा देने में विदेशी मुद्रा का लेन देन जो है उसका भी उल्लंघन होता रहा है, आयोग इस पर व्यापक विचार विमर्श कर रहा है। तो ये थी अभी मुख्य खबर जो विधि मंत्रालय को दी गई सिफारिश है निर्वाचन आयोग के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। मृत्युदंड कब घटाया जा सकता है, विचार करेगी संविधान पीठ। जब मृत्युदंड निचली अदालतों से जो है दे दिया जाता है, उसके बाद मृत्युदंड को कैसे कम किया जा सकता है, इसके बारे में विचार करने के लिए संविधान पीठ को मामला सौंपा जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है। क्योंकि अपराध की गंभीरता कम करने वाली जो परिस्थितियां हैं वो कब और कैसे बनती हैं और कैसी होती हैं उस पर विचार करने के लिए संविधान पीठ ही उपयुक्त है। क्योंकि मृत्युदंड का प्रावधान जो है अपराध की गंभीरता को कम करने वाली जो परिस्थितियां हैं वो कब विचार करने लायक बनती हैं, ये संविधान पीठ से कम अगर, क्योंकि ये मामला जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है, और केवल जीवन जीने का अधिकार और साथ ही साथ दूसरों के जीवन को जो है हानि पहुंचाने संबंधित ये विषय है। तो इसीलिए मृत्युदंड जो है उसको अपरिवर्तनीय बताते हुए उनकी ऐसी परिस्थिति, कई बार ऐसी डिमांड आती है कि मृत्युदंड को आजीवन कारावास में या उससे कम में बदला जाए। तो इसके लिए
संविधान पीठ ही ठीक से निर्णय दे सकती है, ऐसा कहा गया है। और इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था, स्वो मोटो लिया था। मृत्युदंड वाले मुकदमे की सज़ा कम करने वाली परिस्थितियों पर जो निचली अदालत से सुनवाई के स्तर पर ही विचार किया जाना चाहिए। और ये मामला आया था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पास, उसमें मध्य हाई कोर्ट ने सज़ा की पुष्टि की थी, उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान स्वो मोटो लिया था। अभी हाल ही में आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 जो है पास हुआ, उसके नियमों को अब नोटिफाई कर दिया गया है, अधिसूचित कर दिया गया है। उसमें कहा गया है कि पुलिस को दोषियों और अभियुक्तों के शारीरिक, जो भी आरोपी हैं, उनके शारीरिक तथा जैविक नमूने लेने का अधिकार मिल गया है। उसको जो जांच के लिए ज़रूरी है, जैसे हथेलियों के निशान, पैरों के निशान, उसके साथ साथ फ़ोटो, आइरिस, रेटिना स्कैन, भौतिक जैविक नमूने और उनका विश्लेषण, व्यवहार संबंधी विशेषताएं, हस्ताक्षर, लिखावट, अन्य नमूने जो है उनके सैंपल लिए जा सकते हैं। अपराधियों को कानून के दायरे में लाना इससे आसान हो जाएगा। और साथ ही साथ जो अभी दोष सिद्धि की दर है वो काफ़ी कम है, उसकी दर बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके कारण से पुलिस या जो अपराधी है वो बच जाता है और पुलिस अपराध सिद्ध करने में पीछे रह जाती है, क्योंकि बहुत सारे जो केसेस होते हैं उनमें ठीक से सबूत, साक्ष्य नहीं मिल पाते हैं। और ये जो नमूने हैं, सैंपल हैं, वो रजिस्टर्ड डॉक्टर या कोई भी अधिकृत, जिसको ऑथराइज किया गया है व्यक्ति, इसके आपराधिक मामले में गिरफ्तार व्यक्ति का जो है सैंपल ले सकता है, नमूना ले सकता है। लेकिन शर्त यह है कि उसको पुलिस अधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति, यानी उसको रिटन जो है अप्रूवल चाहिए, परमिशन चाहिए होती है। और ये पुलिस अधिकारी कम से कम पुलिस अधीक्षक यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी रैंक का होना चाहिए। तो ऐसे मामलों पर जो रजिस्टर्ड डॉक्टर है या फिर ऑथराइज्ड पर्सन है वो वहाँ के सैंपल ले सकता है। आगे बढ़ते हैं। सुस्त पड़े पर्यटन क्षेत्र को G20 से बड़ी उम्मीद है। पर्यटन क्षेत्र में कल भी हमने बात की थी, देखो भारत अभियान के तहत कैसे हम दूसरे देशों के लोगों को आकर्षित करने के लिए योजना बना रहे हैं। वहीं G20 की अध्यक्षता भारत करेगा दिसंबर से। तो पूरा 2023 का जो साल है उसमें लगातार G20 की बैठकें होंगी। तो G20 की बैठकें होंगी तो लोग बाहर से भारत में आएंगे, तो बाहर से भारत में आएंगे तो उनको ज़्यादा आकर्षित करने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है, इसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकारें मिलकर के कुछ योजनाएं बना रही है। हमारे यहाँ जैसे अभी स्वच्छता भारत लीग जो है वो शुरू हुई है, पर्यटन क्षेत्रों को स्वच्छ कर दिया जाएगा और बहुत सारे ऐसे चीज़ें की जा रही हैं, एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। साथ ही साथ रेलवे को जो है वो निर्देश दिए गए हैं कि आप स्पेशल ट्रेन चलाएं। वहीं पर रोडवेज भी अपना काम कर रहे हैं, NHAI अपना काम कर रहा है। तो ये सब चीज़ें मिलकर के कुल मिलाकर के बाहर के लोग अगर आकर्षित होंगे तो जब G20 की बैठक होगी तो उनके साथ में और 10 लोग एक्स्ट्रा आएंगे तो भारत की जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बढ़ेगा, भारत में रोजगार का सृजन भी होगा। क्योंकि पर्यटन क्षेत्र में एक बहुत बड़ी संभावनाएं भारत के अंदर हैं। और भारत जैसा कहते हैं, जैसे उत्तराखंड हुआ, हिमाचल हुआ, देवभूमि कहते हैं, केरल हुआ, मतलब पूरा भारतवर्ष ही पर्यटन की दृष्टि से अद्भुत है, इनक्रेडिबल है। और तो वहीं पर इसमें सभी जो है जैसे उड्डयन, जैसे हमने कहा कि एयरपोर्ट के मामले, रेलवे, युवा मामलों के मंत्रालय, इनके अधिकारियों को भी ये सम्मेलन में बुलाया गया। ये सम्मेलन धर्मशाला में हो रहा है, पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन जो है। तो इन सब से मिलकर के ये बातचीत हुई है। और जो आसपास के देशों में पर्यटक आ रहे हैं वो कम से कम भारत में आ ही जाएं, ऐसी भी योजना बन रही है। चाहे वो भूटान में जा रहे हों, म्यांमार में जा रहे हों या दूसरे देशों में श्रीलंका जा रहे हों, वो पर्यटक किसी न किसी आकर्षण के कारण से भारत में भी घूमने के लिए आएँ। इसीलिए ये जो है बहुत अच्छी योजना यहाँ पर तैयार की जा रही है। तो पर्यटन का क्षेत्र एक संभावनाओं का क्षेत्र है। महिलाओं के लिए हिजाब धर्म अनुकूल तो नहीं कर सकते मना, तो ये मामला चल ही रहा है हिजाब वाला, जिसमें कर्नाटक हाई कोर्ट के निर्णय को चुनौती दी गई है।
और इसमें कहा गया है, लगातार हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं, अनुच्छेद 19A के, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार है, जिसमें व्यक्ति को अपने ढंग से रहने का अधिकार भी है। और धार्मिक स्वतंत्रता, जिसमें अनुच्छेद 25 की बात है। इन मौलिक अधिकारों के हनन बताया जा रहा है हिजाब स्कूल्स में और कॉलेज में नहीं पहनने देने को। और वहीं पर तर्क दिया जा रहा है कि भारतीय संस्कृति और धार्मिक विभिन्नता के जो है बहुत सारे उदाहरण यहाँ पे मिलते हैं। और अनुच्छेद 25 जो मौलिक अधिकार है, वो संविधान सभा में उसकी बहस जो हुई है उसका भी जिक्र किया गया है। वहीं पर ये मामला जो है स्कूल यूनिफॉर्म का है, लेकिन वास्तव में इसके पीछे कुछ और उद्देश्य हैं, ऐसा जो पक्ष है चुनौती देने वाला वो कह रहा है। वहीं पर अगर मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहन रही हैं, जैसे सिख पगड़ी पहनते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? और मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब ज़रूरी है, ये उनके धर्म का आंतरिक मामला है। क्या हिजाब पहनने से भारत की एकता अखंडता खतरे में हो जाएगी? ऐसा कहा गया है, लेकिन अदालत की तरफ से कहा गया है ऐसा कोई नहीं कह रहा है कि भारत की एकता अखंडता खतरे में हो जाएगी, और हाईकोर्ट ने भी ये नहीं कहा था। पब्लिक प्लेस में मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता है, ये भी बात याचिकाकर्ता के वकीलों के द्वारा कही गई है। मौलिक अधिकार का हनन होता है, इसीलिए ये गैर कानूनी है, ये रोक जो है इलीगल है। वहीं पर जस्टिस हेमंत गुप्ता हैं इस बेंच में, उन्होंने कहा है कि जितने पहले के फैसले हैं देखे हैं, वे सभी धार्मिक स्थलों के भीतर धार्मिक परंपराओं के पालन के बारे में हैं। ये सरकारी संस्थाओं या इस प्रकार के स्कूल कॉलेज के बारे में नहीं है। तो ये सिर्फ डायरेक्टरी हाईकोर्ट ने मौलिक अधिकार पर कहा है कि जब क्लासरूम में होते हैं तो मौलिक अधिकार नहीं होता है, क्लासरूम में वहाँ के रूल्स चलते हैं। वहीं वकील के द्वारा कहा गया है कि अनुच्छेद 25 में जो धार्मिक स्वतंत्रता मिली है वो हर जगह मिलती है, चाहे वो बेडरूम हो, क्लासरूम है। ये परंपरा है कि जब आप कहीं भी सम्मानित जगह जाते हैं तो सर ढका होता है, ये जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है। वहीं क्लासरूम भी सम्मानित जगह है, इसको लेकर के वकील ने बात कही है। तो ये बहुत सारे तर्क दिए जा रहे हैं, तर्क वितर्क हो रहा है, न्यायालय अपनी बात कर रहा है, वकील अपनी बात कर रहे हैं। अभी जो इस याचिका के खिलाफ जो वकील हैं वो भी अपना तर्क देंगे। लगातार हम आपको इस बारे में बताते रहेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट में समान नागरिक संहिता को लेकर के जो है वो सुनवाई के लिए याचिका दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि ये याचिका यहाँ नहीं होगी, ये दिल्ली हाई कोर्ट में ही चलेगा मामला। क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट से ऐसे याचिका दी गई थी कि दिल्ली हाई कोर्ट से जो समान नागरिक संहिता वाला विषय चल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुला ले। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, ये दिल्ली हाई कोर्ट में ही चलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 5 पहले से ही ऐसे मामले चल रहे हैं। जैसा उनको कहा जा रहा है, अगर इन पर सही से निर्णय आता है तो समान नागरिक संहिता की ओर कदम बढ़ जाएगा। जैसे समान नागरिक संहिता से जुड़े जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे शादी की समान आयु, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार, गोद लेना, संरक्षक कानून के सभी के लिए समान बनाने की मांग को लेकर के जो याचिकाएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित हैं। तो ये मामला समान नागरिक संहिता को लेकर के था। आगे बढ़ते हैं। सैन्य सुधार को लेकर के कहा गया, सेना दिवस परेड अब दिल्ली के बाहर होगी। अभी तक दिल्ली में ही सेना दिवस पर परेड होती थी। 15 जनवरी को जो है सेना दिवस के उपलक्ष्य में परेड होती है, और ये अगला जो सेना दिवस आएगा 2023 15 जनवरी को, उसकी परेड जो है दक्षिणी कमान में होगी। और जो दक्षिणी कमान क्षेत्र है उसमें अहमदाबाद, भुज, जैसलमेर, अजमेर, बठिंडा, मुंबई, पुणे, झांसी, सागर, सिकंदराबाद, चेन्नई में उसके सैन्य बलों के मुख्यालय हैं, उनमें से कहीं भी हो सकती है। तो अब ये इसको डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है ताकि देश का एकीकरण बढ़े, उसमें देश की भक्ति की भावना भी जगह जगह हो, और सेंट्रलाइज विकास भी सेंट्रलाइज ना हो, वहाँ के लोगों को भी लगे कि हाँ जो है मेरा भी उतना ही महत्व है। हाल ही में जो भारतीय वायुसेना की जो वार्षिक फ्लाई पोस्ट का आयोजन था वो दिल्ली में दिल्ली के पास में हिंडन में हमेशा होता रहता था। हिंडन एयरवेस पर नहीं होकर के इसको चंडीगढ़ में कराया गया था। वहीं मिलिट्री डिफेंस की सैन्य प्रदर्शनी भी अन्य राज्यों में जो है आयोजित की जा चुकी है।
वहीं 1 अप्रैल 1895 को अगर हम बात करें भारतीय सेना की, तो 1 अप्रैल 1895 को भारतीय सेना की आधिकारिक रूप से स्थापना हुई थी। दोबारा सुन लें, 1 अप्रैल 1895। 15 जनवरी 1949 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद अपना इसने पहला सैन्य प्रमुख मिला था, 15 जनवरी 1949। अब इस दिन जनरल सर फ्रांसिस बुचर ने लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा को भारतीय सेना की कमान सौंपी थी। और 1947 में जो पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के खिलाफ जो युद्ध में लेफ्टिनेंट जनरल करियप्पा ने भारतीय सेना का नेतृत्व किया था, जिसको कबीलियाई आक्रमण कहते हैं, उस समय की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। वहीं क्षेत्र जातीय वर्ग के नाम से नहीं बनेगी नई रेजिमेंट। इसको लेकर के तर्क दिया जाता था कि अंग्रेज़ों ने जो क्षेत्र जाति और वर्ग के नाम पर रेजिमेंट्स बनाई थी, वो कहीं ना कहीं उनकी फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का भाग थी, और उसको अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अब ऐसी रेजिमेंट्स इन नामों पर नहीं बनेंगी। जैसे हम जानते हैं कि राजपूत रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, गुरखा रेजिमेंट है। तो इससे उनका जो भाव है वो एक जाति को लेकर के ज़्यादा प्रबल होता है, न कि राष्ट्र को लेकर के। तो इसीलिए इसका लगातार कई बार इसके बारे में चर्चा होती रही है। अब सरकार उस ओर आगे बढ़ रही है कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो दिया गया नाम है, उनको धीरे 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 राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में स्थापित कर दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के ड्रोन षड्यंत्र का अंत करेगी उन्नत स्वदेशी एंटी ड्रोन प्रणाली। लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोला बारूद है, हेरोइन है, ड्रग्स है, ये ड्रोन के माध्यम से जो भारतीय क्षेत्र में भेजे जा रहे हैं। इसके लिए डीआरडीओ ने, डीआरडीओ मतलब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसने एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार किया है, वो भी एडवांस लेवल का, जो कि बिना आवाज़ किए हुए जो ड्रोन है, जो साइलेंट ड्रोन है, उनका भी पता कर लेते हैं। और 4 किलोमीटर के दायरे में कहीं पर भी ड्रोन आ रहा है, उसका भी इनको पता चल जाएगा। जो ध्वनि रहित होते हैं वो सीमा पर भेजे जा रहे हैं, तो उनका भी पता चल जाएगा। पहली बार 27 जून 2021 में जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन ने हमला किया था। इसमें 2 ड्रोन का प्रयोग हुआ था जो रडार की पकड़ में नहीं आए थे, और एक इमारत पर बम गिरा दिए थे। इसमें 2 वायु सैनिक जख्मी हो गए थे, और इसके बाद ही सीमा से ड्रोन गतिविधियां बढ़ी हैं। पंजाब में भी पाकिस्तान से लगी सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने कई बार ड्रोन पकड़े और मार गिराए हैं। लेकिन अब तकनीकियों को भी मजबूत किया जा रहा है, ताकि कोई भी ड्रोन जो है वो बच करके नहीं निकल पाए। वहीं पर हमारी सीमा पर जो जवान पाकिस्तान की हर साजिश को विफल कर रहे हैं, फिर भी पाकिस्तान से लगातार क्या हो रहा है, ड्रोन हमारे यहाँ भेजे जा रहे हैं। और अभी लेटेस्ट परसों ही यानी रविवार को ड्रोन से नशीले पदार्थ और हथियार गिराए गए हैं, जिनको पकड़ लिया गया था। इसके लिए जो एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम है वो बहुत ज़रूरी हो गया था। और दूसरे भी प्रयास किए जा रहे हैं सीमा पर, जैसे 2022 में ही बीएसएफ ने एक स्वान को सीमा पर तैनात किया है। फ्रूटी नाम की यह मादा स्वान जो है वो 500 मीटर से अधिक दूरी पर ड्रोन की आवाज़ सुनकर सुरक्षा बल के जवानों को अलर्ट कर सकती है। वहीं ड्रोन को हवा में नष्ट करने के लिए बीएसएफ के जवानों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जवानों को ड्रिल में आवश्यक बदलाव किया गया है। चौकियों और एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आसमान में अवांछित वस्तुओं की पहचान के लिए भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं जो आसपास जो ग्रामीण रहते हैं उनको भी बीएसएफ के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें समझाया जा रहा है कि ड्रोन कैसा दिखता है, रात को उसमें कैसी रोशनी निकलती है। तो ये जो तकनीक है वो सेंसर आधारित तकनीक है, सेंसर से काम करेगी। इसके लिए भारत सरकार ने कई कंपनियों से जो है अनुबंध कर चुकी है, जिन पर इसका निर्माण होगा। तो ये भारत की रक्षा प्रणाली में एक आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है, और तकनीकी के माध्यम से हम शत्रु से निपटने में सक्षम बन रहे हैं। लॉजिस्टिक पॉलिसी में लागत कम करने पर ज़्यादा फोकस है। लॉजिस्टिक पॉलिसी के बारे में हमने कल भी बात की थी, परसों भी बात की थी लॉजिस्टिक पॉलिसी के बारे में। तो लॉजिस्टिक की जो 17 सितंबर को जिस लॉजिस्टिक पॉलिसी की घोषणा हुई है, ये लॉजिस्टिक नीति की घोषणा हुई है, उसमें कहा गया है कि हम किस प्रकार से आगे आने वाले यानी 2030 तक अपना जो लॉजिस्टिक लागत है उस
अभी 13% है, उसको घटा करके 8% करना है, क्योंकि और टॉप 20 में हमको आना है। अभी जर्मनी जो है पहले नंबर पे है लॉजिस्टिक कम लागत कम के मामले में। भारत जो है 2018 का जो आंकड़ा है, विश्व बैंक का रिपोर्ट है, उसके अनुसार 44वें स्थान पर है। तो और इसको लेकर के भारत बहुत ही गंभीर है। इस लॉजिस्टिक पॉलिसी में 4 कंपोनेंट हैं, प्रमुखतः 4 कंपोनेंट हैं, इनको नोट कर लीजिए। पहला है ट्रांसपोर्ट, दूसरा है वेयर हाउस, तीसरा है इन्वेंट्री और चौथा है प्रशासनिक कामकाज। इन सब की लागत को कम करने पर फोकस किया जा रहा है। और ये जो लॉजिस्टिक पॉलिसी है, इसको उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग जो है इसने लॉन्च किया है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, इसको अंग्रेजी में कहते हैं DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो साथ ही साथ PM गति शक्ति के तहत जो एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं, रेलवे बनाए जा रहे हैं, बिजली गैस पाइपलाइन, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब है, पोर्ट है, इस कई प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सुविधाएं जो है विकसित की जा रही हैं। इसको ध्यान में रखते हुए लॉजिस्टिक पॉलिसी लाना जरूरी था। और इस लॉजिस्टिक पॉलिसी इन सब पर भी खर्चा क्या होगा, कम होगा। माल को भेजने और मंगाने में भी इस पोर्टल पर जो है सुविधाएं होगी। एक पोर्टल बनाया गया, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया जिसको यूलिप कहा गया, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। यहाँ पर हर प्रकार की जानकारी तुरंत रियल टाइम में मिल जाएगी, क्योंकि आप जैसे मान लो हमारा माल कहाँ पर है, कौन से ट्रांसपोर्टर के द्वारा जा रहा है, कौन से ट्रक के द्वारा जा रहा है, ड्राइवर कौन है, इस सब की जानकारी जो है यूलिप पोर्टल पर ट्रक का नंबर डालते से ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। ड्राइवर लाइसेंस का नंबर डालते ही उसकी जानकारी भी वहाँ पर मिल जाएगी। वहीं एक जैसे जो है कार्टन डिब्बे जो है वो एक जैसे, कंटेनर जो है वो एक जैसे पूरे देश में हो, और हर जगह एक जैसे अगर कंटेनर होंगे तो कंटेनर की मतलब जो है कमी भी नहीं होगी, और माल जो है सही समय पर अपने स्थान पर पहुंच जाएगा। डिलीवरी सही समय पर होगी। सही समय पर डिलीवरी के बहुत सारे लाभ हैं। आपका स्टोरेज जो है वो नहीं भरा होता है, आपको उसमें लागत कम आ जाती है। साथ ही साथ जिसको सामान मिलना है उसको सही समय पर सामान मिलता है, वो भी अपने काम सही समय पर कर सकता है, और जो भेजता है उसको भी संतुष्टि होती है। तो ये बहुत सारे काम हैं लॉजिस्टिक पॉलिसी के अंतर्गत आ रहे हैं। और जो कंपोनेंट्स हैं, जो चारों कंपोनेंट्स की बात की थी हमने, उनका लक्ष्य क्या है 2030 तक के लिए। ट्रांसपोर्टेशन, इसकी लागत है 6%, उसको 4% करना है। वेयर हाउसिंग, जिसकी 3.5% लागत आती है अभी, उसको 2.5% तक लाना है। इन्वेंट्री में 2.5% लागत आती है, उसको 1% करना है। और ऑर्डर प्रोसेसिंग, जिसको हमने प्रशासनिक कामकाज का है, उसमें 1% लागत आती है, जिसको हमने 0.5% तक करना है। ये लक्ष्य रखे गए हैं। तो लॉजिस्टिक पॉलिसी के बारे में लगातार हम आपको महत्वपूर्ण बातें बताते जा रहे हैं। जो पेपर में आ रही है लगातार आती जाएगी, हम आपको बताते जाएंगे। इसको आप इम्पोर्टेंट मान लीजिए। PM गति शक्ति के साथ लॉजिस्टिक पॉलिसी जो है पेपर में आ सकती है कभी भी। टिड्डे बताते हैं कितना स्वच्छ है नदियों का जल। और बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थापित है। वहाँ पर हमारा जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, उन्होंने विश्वविद्यालय को जिम्मेदारी सौंपी थी कि नदियों के पानी की स्वच्छता के लिए गाइडलाइन जारी करें, और उसके लिए क्या क्या संभव है, क्यों नदियों का जल स्वच्छ और अस्वच्छ होता है। तो उसके लिए नर्मदा ताप्ती की सहायक नदियों और तालाबों के आसपास जो टिड्डे हैं उन पर शोध किया गया है, जिसको बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के छात्रों ने और उनके जो डॉक्टर विपिन व्यास हैं उनके साथ शोधार्थियों ने काम किया है। तो उसमें पाया गया है कि नदियों तालाबों का जो हेल्थ इंडेक्स है वो टिड्डों से प्रभावित होता है। पानी की सेहत से लेकर उनके प्राकृतिक स्वरूप और पर्यावरणीय संतुलन में उनकी भूमिका का भी आकलन जो है इस अध्ययन के द्वारा किया जा रहा है। और एक कहा गया है कि 29 प्रकार के टिड्डे हैं यहाँ पर, और ये नदियों तालाबों को साफ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब टिड्डे छोटे होते हैं तो जल के अंदर रहते हैं, और जल के अंदर जो अपशिष्ट है, जो वेस्ट है,
उसको जो है खाते हैं, इससे अंदर का पानी स्वच्छ होता है। वहीं ये बड़े हो जाते हैं तो पानी के ऊपर रहने लगते हैं और कीड़े मकोड़ों को खाकर नष्ट कर देते हैं, जिससे भी पानी स्वच्छ होता है, जल स्वच्छ होता है। टिड्डों की संख्या जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ पानी साफ होता है। और वहीं ये जल के जो गुण अवगुण हैं उनको अंकित करने वाला एक हेल्थ कार्ड भी तैयार कर रहे हैं, जो कार्ड को बनाए जाने के बाद प्राधिकरण है, अथॉरिटी है, नदियों तालाबों की दशा दिशा सुधारने में अपनी भूमिका निभाएगी, योजना बनाएगी। हेल्थ कार्ड के साथ साथ जलाशयों के आसपास के जो सामाजिक और आर्थिक प्रोफाइल है वो भी तैयार की जाएगी। और जलाशयों का हेल्थ इंडेक्स जानने के बाद उसको सुधार करना उसमें, और आसपास के वातावरण को ठीक करना, उसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज के कारण जो हानिकारक असर है उसको भी कम करने में सहयोग मिलेगा। तो वहीं पर जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है, ये इसके बारे में हम जान लेते हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जैव विविधता अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए स्थापित किया गया था 2003 में, और इसका मुख्यालय जो है चेन्नई में है। ये स्वायत्त ऑटोनोमस बॉडी है। ये संरक्षण, जैविक संसाधनों के सतत उपयोग और उपयोग के लाभों को उचित न्याय संगत साझाकरण के मुद्दे पर भारत सरकार के लिए एक सुविधाजनक, नियामक और सलाहकार कार्य करता है। ये जो बॉडी है वो एडवाइजरी बॉडी है। राज्य स्तर पर जैव विविधता बोर्ड बने हैं, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड बने हैं। वहीं स्थानीय स्तर पर जो है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ यानी जैव विविधता प्रबंधन समितियां बनी हैं, उनका गठन किया गया है। आज के इतिहास के बारे में बात करते हैं। आज 20 सितंबर को हरियाणा के नरवाना में क्रिकेटर राजेंद्र गोयल का जन्म 1942 में हुआ, और ये भारतीय स्कूल टूर्नामेंट में राजेंद्र सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज घोषित किए गए 16 साल की उम्र में ही। 1958 में रणजी में उन्होंने पदार्पण किया। प्रथम श्रेणी करियर में 157 मैच खेले और 750 विकेट लिए। रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा 637 विकेट लेने का रिकॉर्ड अभी तक उन्हीं के नाम है। 1985 में क्रिकेट से संन्यास ले लिया। 21 जून 2020 को रोहतक में उन्होंने अंतिम सांस ली। और 20 सितंबर 1857 को जो 1857 की क्रांति हो रही थी, उस समय अंतिम मुगल बादशाह जो बहादुर शाह जफर ने ब्रिटिश मेजर होसान के समक्ष अपना आत्मसमर्पण किया था। 1857 क्रांति में बहादुर शाह जफर को नेता घोषित किया गया था। अंग्रेजों की जीत के बाद 17 सितंबर को बहादुर शाह जफर ने लाल किला छोड़ दिया था। यह मुगल युग का अंत हो गया था। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को माना जाता है। वहीं आज ही यानी 20 सितंबर 1970 को अंतरिक्ष यान लूना 16 नमूने इकट्ठे करने के लिए चांदी सतह पर उतरा था, और अंतरिक्ष से नमूने जुटाने के लिए कोई मानव रहित मिशन जो है भेजा गया। ये पहला मिशन था लूना 16। ये चांद से 100 ग्राम मिट्टी और कुछ पत्थरों के नमूने लेकर लौटा था। आज ही डॉक्टर एनी बेसेंट की पुण्यतिथि है। आज उनका देहांत हुआ था 20 सितंबर 1933 का। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1847 को लंदन में हुआ था। आप आध्यात्मिक नेता, थियोसोफिस्ट सोसाइटी की अध्यक्ष रही, महिला अधिकारों की समर्थक हैं, लेखक हैं, वक्ता है और भारत प्रेमी रही हैं। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा भी बनी। और एनी बेसेंट का जन्म जो है हम बता चुके हैं, लंदन में हुआ था। भारत 1893 में आई थी। 1906 तक इनका अधिकांश समय जो है वाराणसी में बीता। 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष निर्वाचित हुई और 20 सितंबर 1933 को ब्रह्मलीन हो गई। ऐसी थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के बारे में भी जानना जरूरी है। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कल मिलेंगे कल के समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। भारत माता की जय।